कल हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने 13, 14, 15 एंड 16 स्केड्यूल्स किए थे. So before starting further, I just want to ask from you, what was in number 13? Interest on interest in Okay. Number 14? other income. Other income. Good. Number 15? Interest expense. Interest ka expenses. Number 16? Other Operating expenses. Operating expenses. Okay. 13, 14 में इनकम लिखने के बाद 15, 16 में एक्सपेंडिचर लिखने के बाद नेक्स्ट क्या आइटम लिखते हैं आप? Provisions. Expenses make provision and contingency. Yes, provision and contingency. उसके बाद इनकम का टोटल और एक्सपेंडिचर का टोटल करने के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? Profit या loss. प्रॉफिट या लॉस. उसके अंदर क्या ऐड या लेस किया जाता है? लास्ट ईयर का Previous year का profit Very या good. loss. उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम? Appropriation हम Very good. reserves में ट्रांसफर करते हैं. यस. और उसके अंदर क्या मैंडेटरी है बैंकिंग कंपनी के लिए? Current year के profit का 25% पार्ट statutory reserve में ट्रांसफर करना. यस, करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना होता है. और फिर अगर कोई हमने डिविडेंड दिया है या जनरल रिजर्व में डाला है वो निकाल के बाकी बचा हुआ पार्ट हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? Balance sheet. गुड. यहाँ तक हमने कल किया था. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी कि हमारे पास जो बैंकिंग कंपनी के 4 स्केड्यूल्स P&L स्टेटमेंट के थे 13, 14, 15 एंड 16, वो अच्छे से क्लियर हैं आप सबको. अब उससे आगे हम कर रहे हैं, एक टॉपिक है हमारा, दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. P&L स्टेटमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड समझना बहुत जरूरी है. ये क्या चीज होती है? आपको पता है कि बैंकिंग कंपनी बिल डिस्काउंट करती है. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की इनकम हमने 13 नंबर में लिखी थी. जब हमने 13 की डिटेल लिखी तो उसमें हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट्स. तो इसका मतलब कि अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है या हमने कोई बिल डिस्काउंट किया है और उस डिस्काउंट की कोई इनकम आ रही है तो वो हम 13 में डालते हैं. तो जब भी कोई बिल डिस्काउंट करवाता है तो बैंक क्या करता है? बैंक क्रेडिट कर देता है वो डिस्काउंट अकाउंट को विद फुल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. पर क्या ये जरूरी है कि वो जो बिल है उसकी मैच्योरिटी उसी अकाउंटिंग पीरियड में होगी? ऐसा जरूरी नहीं है. सो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज अनअर्न्ड डिस्काउंट और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. इसको कैसे समझोगे आप? कि 1 अप्रैल कोई भी ईयर ले लीजिए 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है. इस सारे साल में वो बहुत सारे बिल डिस्काउंट करेगा. मान लो एक उसने यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ किया. ये वाला बिल जो यहाँ पे किया ये 2 महीने का था. 2 महीने बाद ये 2 महीने का टाइम पीरियड बीच में मैंने लिख दिया. ये यहाँ पर मैच्योर हो गया. इसी अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, ma'am. उसके बाद उसने एक बिल यहाँ पे लिखा जो कि 3 महीने का था. ये इस अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी अकाउंटिंग पीरियड में यस मैम. Yes, ma'am. आ रहा है. उसके बाद उसने एक बिल यहाँ पे लिखा जो 3 महीने का था और ये 1 महीना तो ये हो गया. उसके बाद ये जाके 2 महीने अगले अकाउंटिंग पीरियड में आ गए. तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो इस अकाउंटिंग पीरियड में जब हम P&L बनाते हैं तो P&L में हम एक ही साल की इनकम और एक ही साल के खर्चे लिखते हैं या ज्यादा भी लिख सकते हैं? एक ही साल का लिखते हैं मैम. एक ही साल के लिखते हैं. इसीलिए अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग हो तो उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने पे नहीं किया लेकिन इसी साल का है तो हमें ऐड करना पड़ता है. और अगर हमने एडवांस पे कर दिया, वो इस साल का नहीं है, तो हम उसको माइनस कर देते हैं. ऐसा ही करते हैं ना? यस मैम. तो अब Yes, ma'am. इसने यहाँ पे बिल डिस्काउंट किया. मान लो इसको 600 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो ये 600 रुपए तो इसी अकाउंटिंग ईयर की इनकम थी, इसने इनकम में डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ भी इसको 600 रुपए मिले, इसने यहाँ भी डाल दिए. यहाँ इसको 600 मिले, लेकिन इस 600 में से
3 महीने के थे ये, तो हर महीने के कितने हो गए? 200 200 हो गए। अब इसको यहां पर ही 600 रुपए मिल गए थे, इसने 600 के 600 डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, यहां लिखा है। अब इसको फिर से पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा। When someone gets a bill discounted, the bank credits the discount account with full amount। यानी कि उसने 600 से क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बट इट इज नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है that all bills will get mature in the same accounting period। इस बिल की ड्यू डेट कब आने वाली है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में आने वाली है। सो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जो ये 400 रुपए हैं जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं, ये इस साल की इनकम हो सकती है क्या? नो मैम, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो 400 है इसको हम कहेंगे अनअर्न्ड डिस्काउंट, या इसका दूसरा नाम है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। दैट मीन्स कि अगर वो हमें क्या निकालना है, हमें बिल दिया होगा, हमें बिल की ड्यू डेट्स दे रखी होंगी, हम देखेंगे कि इसकी ड्यू डेट कब आती है। अगर ड्यू डेट 31 मार्च के बाद फॉल करती है तो हम देखेंगे कि 31 मार्च के बाद कितना टाइम पीरियड है। जितना टाइम पीरियड 31 मार्च के बाद फॉल करेगा, उस टाइम पीरियड से रिलेट करता हुआ जो डिस्काउंट होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। समझ में आया यहां तक? Yes, ma'am. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो सकता है हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये दिखाया जाएगा इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ये मैंने अभी आपको स्केड्यूल करवाए नहीं है, मैं करवाऊंगी अभी। सिर्फ एक बार आप ये समझें कि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया, तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज दी होती है वो हम एक ही जगह पर लिखते हैं, एडजस्टमेंट में जो चीज होती है उसको हम 2 जगह पर लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है तो इसको हमने कहाँ दिखाना है? हमने इसको लायबिलिटी साइड में दिखाना है, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, जबकि ये है कौन से अकाउंटिंग पीरियड का? ये अकाउंटिंग पीरियड नेक्स्ट का है, तो हम इसको अभी अपना नहीं मान सकते, तो हम इसको कहां पर शो करेंगे? हम इसको लायबिलिटी में शो करेंगे। क्लियर है यहां तक? जी। इसके बाद है इफ गिवन एज एन एडजस्टमेंट। अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होगा तो हम क्या करेंगे? हमने डिस्काउंट अकाउंट को 600 रुपए से क्रेडिट कर लिया था, तो इसमें से हमें 400 क्या करने हैं? माइनस करने हैं ना? यस मैम। तो जो 400 माइनस करने हैं, डिडक्ट इट फ्रॉम डिस्काउंट इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट अर्न्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि स्केड्यूल 13 में जहां हमने डिस्काउंट लिखे हैं वहां से हमें इसको माइनस करना है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और दूसरी बार ये अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट। यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में था फिर तो हमने सिर्फ अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में दिखाया था, अगर एडजस्टमेंट में है तो हमने डिस्काउंट में से उसको लेस भी करना है, प्लस उसको हमने दूसरी बार कहां दिखाना है? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंट हमने ऑलरेडी जो है वो 600 से क्रेडिट किया हुआ था, जब हम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 400 से तो ऑटोमेटिकली इसमें से 400 माइनस हो जाएगा, और हमने क्रेडिट क्या किया है? टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो ये क्रेडिट हो रहा है, ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस मैम। Okay, now let us Yes, see ma'am. an example of it. इसका हम एक example लेते हैं। You are given illustration number 1. Following bills were discounted from the Central Bank of India up to 31st March 2014. I'm just writing the statement कि आपको date of bill दिया हुआ है। पहला है 10th January 2014. Then it is
15th Feb 2014, 22nd March 2014 and then 16th October 2013। ये 4 बिल डिस्काउंट किए गए थे 31 मार्च 2014 तक, जिनकी अमाउंट क्या क्या थी। पहला बिल था 20,000 रुपए का, दूसरा बिल था 25,000 का, तीसरा बिल था 16,000 का और चौथा बिल था 10,000 का। आपको टर्म दी हुई है कि ये कितने कितने मंथ्स के बिल थे। पहला बिल आपका 4 मंथ्स का था, दूसरा बिल 6 मंथ्स का, तीसरा 2 मंथ्स का और चौथा 5 मंथ्स का। और डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है आपको 16% per annum, then it is 18% per annum, then 15% per annum and then again 16% per annum. Calculate the rebate on bill discounted and give the necessary journal entry as on 31st March 2014. Also calculate the amount to be shown in profit and loss account. ये चारों चीजों से आपको निकालना है कि कितना डिस्काउंट अकाउंट शो करेंगे, कितना रिबेट शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी ड्यू डेट्स निकालते हैं। ये बिल 10 जनवरी का है, 4 महीने की इसकी टर्म है। तो इस बिल की जो ड्यू डेट आएगी वो आपको पता है 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं। तो 10 जनवरी से 4 महीने ऐड कर दीजिए, फैब, मार्च, अप्रैल, मई। 10 मई हो गया, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दीजिए, तो 13th मई 2014 ये इसकी ड्यू डेट आ गई। 15th फैब 2014 ये 6 मंथ का है, इसमें 6 मंथ ऐड कर दीजिए तो आपकी ड्यू डेट आ जाएगी 18th अगस्त 2014। 22 मार्च में 2 महीने ऐड कर दो और 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो, तो ये आ गया 25 मई 2014। 16th अक्टूबर 2013 में 5 ऐड कर दो और 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ये आएगा 19th मार्च 2014। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से 31 मार्च से बाद कौन कौन सी बिल की डेट है। 31 मार्च के बाद इसकी भी है, 31 मार्च के बाद इसकी भी है, 31 मार्च के बाद इसकी भी है, लेकिन इसकी नहीं है। तो इसका तो हमें कुछ करना नहीं। इन तीनों का हमें देखना है कि 31 मार्च के बाद कितने दिन का इनका जो है वो पड़ता है अमाउंट। क्यों? क्योंकि हमने वही देखना है, उस अमाउंट, उन्हीं डेज की अमाउंट हमारी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहलाएगी। तो हम यहां पर निकाल देते हैं डेज आफ्टर 31st मार्च, डेज फॉलोइंग आफ्टर 31st मार्च। तो 31 मार्च के बाद 13 मई तक अप्रैल के कितने दिन हो गए? 30 और मई के कितने दिन हो गए? 13। तो कितने दिन आ गए? 43। समझ में आया कहां से आए? यस मैम। अब इसी तरह से अगस्त तक निकालने हैं। मार्च के बाद अप्रैल के हो गए 30, मई के हो गए 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 18। क्लियर है? यस मैम। यस ये मैम। हो गए 140। अब ये 25 मई तक है, अप्रैल के 30 और मई के 25, ये हो गए 55। इसके कोई भी नहीं है, तो हम यहां दोबारा से लिख देते हैं बिल 1, 2 एंड 3। पहले बिल के जो डेज निकले हैं हमारे पास वो निकले हैं 43, दूसरे के निकले हैं 140 और तीसरे के निकले हैं 55। ठीक है, यहां मैं लिख रही हूं फिर से कि ये बिल का अमाउंट कितने का था। टोटल बिल 20,000 का था, इसका 25,000 का और इसका 16,000 का। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या था? 16%, 18% एंड 15%। टोटल डिस्काउंट कितना है वो निकाल लेते हैं हम। 20,000 के ऊपर 16% 4 महीने का टोटल डिस्काउंट तो इतना ही निकलेगा ना। टोटल में से फिर हमने कितना माइनस करना है वो हम देखेंगे। तो टोटल डिस्काउंट है इसका 1067।
25,000 इंटू 18% इंटू ये 6 मंथ्स का था, तो इसका निकल गया टोटल डिस्काउंट 2250। तीसरा जो था 16,000 इंटू 15% इंटू 2/12, ये डिस्काउंट आ गया हमारे पास 400। और चौथे का टोटल डिस्काउंट तो निकालना ही है हमें, नंबर ऑफ डेज यहां पर नहीं है, 10,000 16%, तो 10,000 का 16% 5 मंथ्स का, तो ये हमारा निकल गया 667। तो टोटल डिस्काउंट जो उसने क्रेडिट किया होगा वो था 4384। तो इसका मतलब डिस्काउंट यहां पर हम लिखते हैं रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च। अब हमें वो निकालना है जो 31 मार्च के बाद लाई करता है। तो 31 मार्च के बाद जो लाई करता है वो कैसे निकलेगा, 20,000 का 16% कितने दिन का, 365 डेज में से 43 डेज का, तो ये आ गया 377। 25,000 का 18% 140 दिन का इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, तो वो माइनस करना है हमें, वो निकालेंगे हम, वो आ गया 1726। तीसरा हमारे पास है 16,000 इंटू 15% इंटू 55 डेज, तो ये हमारे पास आ गया 362 और टोटल आ गया 2465। यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब आप देखिए कि मेरे पास टोटल जो डिस्काउंट था वो उसने 4348 क्रेडिट किया हुआ था, जबकि मुझे उसमें से 2465 तो लेना ही नहीं है, वो मेरा दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है। तो जो मेरा दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एंट्री कर दूंगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन bill discounted, that is 2465। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ये जो 2465 है ये जो हम स्केड्यूल 13 बनाएंगे उसमें से डिस्काउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स की जो आइटम होगी उसमें से माइनस हो जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, दैट इज 2465। और दूसरी बार ये बैलेंस शीट में जो प्रोविजंस है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस उसमें शो कर दिया जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। Okay, let us take one more example. Illustration number 2 में from following were the extract of the trial balance of a bank as on 31st March 2014. आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का। अभी मैं आगे क्वेश्चन नहीं लिख रही, पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि यहाँ बिल डिस्काउंट कराया, ये 31 मार्च आ गई, तो ये वाला टाइम पीरियड तो इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल किया और ये वाला जो टाइम पीरियड था वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फॉल किया। तो जब हम इस वाले अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे तो ये वाला जो था, जो हमने पिछली बार माइनस किया था, वो इस बार क्या होना चाहिए इस इनकम में? ऐड होना चाहिए मैम। बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो 400 रुपए हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया कि टोटल 600 थे, 200 पिछले से बिलोंग करते थे, 400 आगे आने वाले ईयर से बिलोंग करते थे, तो ये वाला 400 हमने पिछले साल की इनकम में से माइनस कर दिया था क्योंकि हमने 600 का 600 जोड़ दिया था। तो ये अगले साल की इनकम में तो आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। यस मैम। ये जो 400 जो हमने पिछले साल माइनस किया था वो इस साल का क्या बन जाएगा?
ओपनिंग बैलेंस। यस, तो जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा वो हमारा डिस्काउंट्स में ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो डिस्काउंट्स में से लेस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ना ये? यस मैम। ओके, अब आपको दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस है 3000 और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जितने हमने बिल डिस्काउंट किए थे उन पे जो डिस्काउंट था वो था 23,100। अब आप देखो, आपको टोटल डिस्काउंट भी दिया हुआ है 23,100 और ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 3,000। पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल डिस्काउंट भी कैलकुलेट किया था। इसके बाद उन्होंने हमें दिया बिल्स वर डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। 4 बिल हैं हमारे पास, 1 2 3 4। इसका अमाउंट है 20,000, इसका है 30,000, इसका है 45,000 और इसका है 50,000। देन हमें रेट दिया हुआ है 12%, 15%, 16% एंड 18%। अब ड्यू डेट दे रखी है हमें 30th अप्रैल 2014। 30th अप्रैल 2014। इसकी दे रखी है 30 जून 2014, देन 31 मई 2014 और 27 फरवरी 2014। अब मुझे देखना है कि कितना नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं वो 31 मार्च के बाद फॉल करते हैं। तो 31 मार्च के बाद इसके कितने मंथ्स हैं? मंथ्स आफ्टर 31st मार्च। 31st मार्च के बाद 30 अप्रैल, एक महीना हो गया सिर्फ यहाँ पे। उसके बाद 30 जून, तो कितना हो गया? अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हो गए। देन अप्रैल और मई 2 मंथ्स हो गए। ये 31 मार्च से पहले है तो यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो अब इस टाइम पीरियड का हम अमाउंट निकाल लेते हैं, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की अमाउंट। तो ये कैसे निकलेगी? 20,000 into 12% into 1/12, this comes to 200. Then 30,000 into 15% into 3/12, that is 1125. Then 45,000 into 16% into 2/12, that comes to 1200. Next is nil. तो टोटल मेरा इस साल का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना आ गया? 2525। अब आप देखिए, मेरे पास जो टोटल रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड था, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें मैंने आपको एंट्री करके दिखाई थी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, यही था। तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस के लिए ये एंट्री की थी। इस क्लोजिंग बैलेंस को इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए मुझे इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। Yes, तो उसके लिए मुझे 3,000 रुपीज से एंट्री करनी है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, दैट इज 3,000। ये तो मैंने इसकी रिवर्स एंट्री कर दी। टोटल जो मेरे पास डिस्काउंट था वो रिसीव हुआ इस बार 23,100। तो उसके लिए जो हम एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं? बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कि हमने इतने क्रेडिट कर दिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने इस बार क्रेडिट होंगे उसमें हमने पिछले साल के भी ऐड कर देने। तो ये वाला डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट हमने यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ भी क्रेडिट किया, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में ऐड हो गए। और जो इस साल वाले ये 2525 रुपए निकले, ये हमने इसमें से माइनस करने हैं। तो उसके लिए हम वही एंट्री करेंगे जो हमने लास्ट ईयर की थी। तो दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड,
दैट इज 2525। और लास्ट में हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास 23,101 है, 3,000 हमारे पास ये वाला अमाउंट था, और इधर से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में कितना अमाउंट है 23,575, रिबेट का नहीं सॉरी, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड का। तो यहां पर मैं आपको अकाउंट बना के दिखाती हूँ। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो हम सबसे पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट किया हुआ है, तो डिस्काउंट में क्या आ जाएगा बाय रिबेट, दैट इज 3,000, देन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट बाय बिल डिस्काउंटेड, इस बार के कितने थे 23,100, इसमें से हमने कौन सी इस बार की इनकम नहीं माननी है, टू रिबेट 2525, तो जो इस बार की इनकम है जो P&L में जाएगी वो कितनी है, दैट इज 23,575, इसका टोटल कर देंगे। तो ये एंट्री क्या बनी हमारी, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,575। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। आप लॉजिकली भी देखें तो इस साल का डिस्काउंट था 23,100, उसमें ऐड होना था पिछले साल का 3,000, और उसमें से माइनस होना था 2,525, तो ये नेट हमारा 23,575 जो था वो हमारी इस साल की इनकम है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए। क्लियर है सबको? यस मैम।